हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं रिंकू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों को यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्थान है और जो विश्व में जो भी ऐसी इमारतें हैं, कुछ प्राकृतिक स्थल हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज त्यौहार हैं जो कि बहुत मूल्यवान हैं उस देश की संस्कृति के लिए, मानवता के लिए। जो चीज़ें मूल्यवान हैं उसका धरोहर करती है, उसका क्या करती है? धरोहर, रख रखाव, देखभाल। तो हर देश में वो अलग अलग स्थानों को लेती है। उसी तरह वो भारत में भी कई स्थानों को वो ले चुका है यूनेस्को। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की बात करेंगे। भारत की बात करेंगे कि भारत में यूनेस्को के कितने स्थल हैं, कौन कौन से हैं, क्या वैल्यू क्या होता है। अगर यूनेस्को ने ले लिया किसी स्थल को तो उससे क्या फायदा है उससे लेने का मापदंड क्या होता है, कितने तरह के स्थल होते हैं, कितने तरह के। तो इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। और यहां से ये नितिन सिंघानिया का आपका नेक्स्ट चैप्टर है। मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है वास्तुकला, मूर्तिकला, फिर हमने चित्रकला, और चित्रकला के बाद जो आपका है वो विश्व विरासत स्थल है। चित्रकला के बाद जो आपने कल पढ़ा, क्या था? हस्तशिल्प। हाँ जी, हस्तशिल्प के बाद विश्व विरासत स्थल, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका संगीत। तो अगर हम लोग बात करते हैं मूर्तिकला और वास्तुकला, चित्रकला, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। विश्व विरासत से उतने क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सारे और जो एग्जाम्स आप देते हो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा, यूपीएससी में एक ऐसे फायदा करेगा कि अगर आपको किसी स्थल के बारे में पूछा जाए, आर्किटेक्चर में अगर क्वेश्चन आ जाता है पट्टडकल के बारे में, ठीक है, या हल्लेबीड की बात आ जाती है, नायक शैली में जो जहां पे निर्माण हुए सारे, तो वहां पर आप मतलब बता पाओगे कि इस स्थल को, पट्टडकल को, यूनेस्को ने लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये छऊ नृत्य के बारे में पूछा जाए तो छऊ नृत्य को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से ये आपके काम आएगा। आपको ये जानकारी, अगर इसके बारे में आप आंसर करते हो और ये नहीं बताओगे कि इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है, तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, 1 या 2-3 नंबर कम हो जाएगा। अगर आप छऊ नृत्य के बारे में लिख रहे हो और यही नहीं बताओगे कि इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे 3-4 लाइन के जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं कि ए बी सही है, बी सी सही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके। और कई बार इससे डिपेंडेंट क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आएगा। पर कंपेरेटिवली अगर देखें तो ये मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये सारे हमारे अनअकैडमी प्लस पे टॉप के एडुकेटर्स, और बहुत सारे हैं, ये तो कुछ के पिक्चर्स हैं, बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ाते हैं। और ये स्पेशल क्लास है, जैसे आज मैंने सुबह एक क्लास ली थी, बहुत सारे आपके यूट्यूब वाले लोग आए थे लेने के लिए, तो हमने कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मतलब आप भी ले सकते हैं, ये क्लासेस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और ये एक तरह से आपके लिए अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले आपकी ट्रायल क्लास रहेगी, जो बिल्कुल ही जो मतलब अननोन, जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है अनअकैडमी प्लस से, ये उनके लिए। और जो मिलने वाला है आपको अनअकैडमी प्लस पे, जैसा कि मैं रोज बताती हूँ, शेड्यूल एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा। लैंग्वेज जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उस मीडियम से आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस,
जो कि आपका की ऑफ सक्सेस है। जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना आपको रियलाइज होता है कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, और फिर आप रिवाइज करते हो। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन यही आपका मूल मंत्र है आपकी सफलता का। और यहाँ पर खूब प्रैक्टिसेज हो जाएंगी आपकी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, कहीं भी आप जीएस का कोचिंग लोगे, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फिर मेंस में ऑप्शनल के लिए कोचिंग लोगे, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए 36,000 रुपए में और 2 साल के लिए 57,600 रुपए में। रिंकू लाइव कोड है मेरा, रिंकू लाइव कोड यूज करें, और कोड यूज करने के बाद, इस रेफरल कोड यूज करने के बाद आपका कोर्स हो जाएगा 36,600। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि आप सबके सब प्लस पे आए और मेरा कोड यूज करें, मेरा कोड यूज करके आए, और मेरी तरफ से हर तरह से मेरा सपोर्ट और असिस्टेंस आपके साथ रहेगा। प्लस पे मैं हिस्ट्री का आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी करा रही हूँ, तीनों की ऑप्शनल की भी तैयारी कराऊंगी। इसके साथ साथ मैं एथिक्स भी पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए तो चल ही रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और ऐसा मेरे कोड के यूज करने के बाद ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप किसी भी कोड से आप एंटर करें, प्लस पे जितनी भी टीचर्स हैं आप सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी आप मेरा कोड यूज करेंगे। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करें और अपनी तैयारी को। तो भारत में यूनेस्को के मूर्त और अमूर्त विरासत स्थलों की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मूर्त और अमूर्त विरासत स्थलों की। मूर्त समझते हैं आप? मूर्त जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये मूर्त विरासत स्थलों में शामिल है। अमूर्त में सारे त्योहार, रीति रिवाज जिसे आप छू नहीं सकते। मूर्त का मतलब हो सकता है जिसे छू सकते हो आप, अमूर्त का होता है जिसे आप फील करते हो। ठीक है, तो यहां पर जो विश्व विरासत स्थलों की भारत में बात करें तो विरासत स्थलों को तो 2 भाग में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक हेरिटेज है और प्राकृतिक स्थल हैं कुछ, और अमूर्त जो कि अब जाके शामिल किया है, बाद में इस कैटेगरी को बनाया है। अंदर जाके लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे भारत के रीति रिवाज और त्योहार आ चुके हैं। तो मूर्त और अमूर्त समझ गए होंगे अब आप लोग। और सबसे पहले बात करते हैं कि सांस्कृतिक स्थलों के लिए मानदंड क्या होता है, यानी क्या मेजरमेंट है, किसी स्थल को कब शामिल करता है यूनेस्को अपने में। तो यह स्थल, जो भी सांस्कृतिक स्थल हैं, वो मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्टतम प्रतिनिधि हो। यानी देख के आपको लगे कि हाँ यार, इस चीज कैसे बन गई है, कैसे बनाया होगा लोगों ने, कोई अद्भुत चीज है ये, कोई अनूठी बात है इसमें। ठीक है, यह निश्चित समय अवधि में, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में विश्व के किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर या टेक्नोलॉजी के विकास, स्मारक कलाओं जो स्मारक बनते हैं, शहर नियोजन, टाउन प्लानिंग, भूदृश्य रूपांकन, लैंडस्केप अच्छा बना हुआ है वो, इस संबंध में मानव मूल्यों को प्रदर्शित करता हो, मानव मूल्यों को भी प्रदर्शित करता हो, सुंदर भी हो। और साथ में मानव मूल्य क्या होते हैं, मानवीय मूल्यों की अगर बात करें, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, एक दूसरे की मदद, कोऑपरेशन, सहकारिता, ये सब मानव मूल्य हैं। तो ये उनको भी प्रदर्शित करता हो, उससे मतलब ये सारी चीजें भी परिलक्षित होती हों। किसी सांस्कृतिक परंपरा अथवा जीवंत या लुप्त सभ्यता का अनोखा असाधारण प्रमाण हो, जैसे वो चीज मतलब लुप्त होने जा रहा हो, अभी मतलब जीवंत भी हो, कोई अनोखा हो, कोई असाधारण चीज हो,
जो मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत असाधारण था, अनोखा था, अब वो लुप्त हो सकता है, लुप्त हो सकता है। उसके धरोहर की जल्दी से उसके रख रखाव की बहुत जरूरत हो। वैसे मानव इतिहास की किसी महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाने वाला, जैसे भवन, वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, ये सारी जो मतलब किसी महत्वपूर्ण अवस्था, मतलब एक पर्टिकुलर फेज को दिखाता है कि उस फेज में इस तरह से हुआ करता था। तो कई जैसे बावड़ियों, अगर राजस्थान में की कई बावड़ियां हैं उनको ले लिया गया है। आपके मतलब जो है जितने भी हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक की, उनको ले लिया गया है। आधुनिक काल में भी अब ले लिया गया, विक्टोरियन शैली को भी ले लिया गया। तो ये पर्टिकुलर ये सब क्या है, उन अवस्थाओं के बारे में, उन समय के बारे में ये सब दिखाते हैं। पांचवा कारण दिया गया है कि किसी संस्कृति अथवा वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले परंपरागत मानव भूबस्ती का प्रयोग। मानव की वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया यानी एनवायरमेंट और ह्यूमन का जो इंटरैक्शन होता है, आपस में होता है ना। हम अपने वातावरण के साथ हमेशा अंतःक्रिया करते हैं और उसी से हम सीखते चले जाते हैं चीजों को। तो ऐसी कोई परंपरागत मानव भूबस्ती का प्रयोग, सागर का प्रयोग, ये सारे एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये अपूर्णीय क्षति के प्रभाव में ये अति संवेदनशील हो गया है। मतलब क्या है कि जैसे अब अगर उसको जल्दी से अगर उसको नहीं उसका वो किया गया, रख रखाव किया गया, तो मतलब क्षति ऐसी हो गई है कि अगर उसको जल्दी ही नहीं उसका देखभाल किया गया तो वो खत्म हो सकता है, उसको लिया जाता है। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट को लिया जा चुका है, पश्चिमी घाट को ले लिया गया है। सिर्फ विविधता का ही प्रमाण नहीं है वो अगर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वहां पर मतलब जो जानवरों की विविधता थी, प्रजातियों की विविधता थी, उस पर मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जैसे जैसे उनका एग्जाम्पल देखोगे आप समझ जाओगे कि मतलब इनको क्यों लिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक स्थलों के लिए मानदंड, ये सब जो थे ये इमारतों के लिए, सांस्कृतिक स्थलों के लिए। ये जो था ये सांस्कृतिक स्थलों के लिए था। तो सांस्कृतिक स्थल तो समझ गए, जितने ऐतिहासिक इमारतें हैं वो इसमें आ जाती हैं। प्राकृतिक स्थल जिसमें सारे अभयारण्य जो लिए गए हैं, कंचनजंगा, पश्चिमी घाट वगैरह जो लिए गए हैं, तो इसमें जो है अति उत्कृष्ट प्राकृतिक दृश्य और असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य होना चाहिए। मतलब बहुत ही उत्तम, अति उत्कृष्ट का मतलब बहुत उत्तम, बेस्टेस्ट जो है प्राकृतिक दृश्य हो, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य हो, वहां पर कलागत महत्व को भी समाहित करता हो, यानी उसके अंतर कला भी हो, मानव जीवन के इतिहास का वो विवरण देता हो। भीमबेटका को लिया जा चुका है, भीमबेटका को लिया गया है क्योंकि वो मानव जीवन के इतिहास का विवरण देता है। भू प्रारूपों के विकास में महत्वपूर्ण, अविरत भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, भू आकृतिक विशेषताओं सहित कई पृथ्वी की ऐतिहासिक प्रमुख अवस्थाओं को दर्शाता हो। तो वैसी चीजों को भी, वैसे स्थलों को भी लिया जाता है। जैसे अजंता को लिया जा चुका है, ठीक है, अजंता, एलोरा, भीमबेटका, ये सब दिखाते हैं ना इन सारी चीजों को। तो वो तो खैर कलागत महत्व है। और साथ में ये प्राकृतिक स्थल, तो ये प्राकृतिक स्थलों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक स्थलों में भी मतलब कुछ स्थल ऐसे होने चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो। स्थलीय ताजे पानी, तटीय तथा समुद्री पारितंत्रों, पादपों, जंतुओं के समुदायों के उद्विकास और प्रगति संबंधी महत्वपूर्ण, अविरत पारिस्थितिकी, जैविक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, ये सब का उदाहरण हो। तो इसमें आप लोग जितने भी हमारे अभयारण्य जो शामिल हुए हैं इसमें, तो वो सब इसका कहीं ना कहीं इन सब के उदाहरण हैं। विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की संकटापन्न प्रजातियां, तो संकटापन्न जहां पर उस स्थल पर, उस अभयारण्य में कुछ ऐसी प्रजातियां रहती हैं, जीव और जंतु दोनों की,
कि आपका वो संकटापन हो गया हो और है बहुत अमूल्य, तो उस वैसी विविधता वाले स्थानों के संरक्षण के लिए भी लिया जाता है। घोषित स्थलों की विधिक स्थिति क्या होती है, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए है। यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, यूनेस्को क्यों लेता है किसी स्थल को। ये अगर जैसे कभी मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि फला स्थान को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया या फला अभ्यारण्य को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया, अब इस स्थल का किस तरह से महत्व बढ़ गया और किन शर्तों पर इसको शामिल किया गया, पहले याद रहेगा किन शर्तों पर इनको शामिल किया गया और इसका महत्व अब कैसे बढ़ेगा, तो दोनों आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो घोषित स्थलों की विधिक स्थिति, अगर विधिक स्थिति की बात करते हैं तो विधिक स्थिति यानी लीगल पोजीशन क्या हो जाता है। जैसे कुतुब मीनार को अगर शामिल कर लिया गया है तो उसका अब लीगल पोजीशन क्या है, विधिक स्थिति क्या है। तो अगर इसको शामिल कर लेता है अगर यूनेस्को, तो उस जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, जो जेनेवा कन्वेंशन के बारे में अभी बताती हूं नेक्स्ट उसमें आपको, उसके अनुच्छेदों, प्रोटोकॉल, परिपाटी के अनुसार सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में, सशस्त्र मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर लड़ाई लग जाती है तो उस लड़ाई में भी पाकिस्तान कभी कुतुब मीनार के ऊपर बम नहीं गिराएगा, या पाकिस्तान के में जो स्थल है उस पर भारत उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये संरक्षण होता है। हेग कन्वेंशन तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों सहित कई संधियां युद्ध कानून के आधार पर कानूनी संरक्षण की गारंटी प्रदान की जाती है। तो यानी बस ऐसे समझिए आप कि जेनेवा कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन के अनुसार युद्ध की स्थिति में भी वो स्थल जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं उनको क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या है जेनेवा कन्वेंशन, सीधा मैंने ये नितिन सिंघानिया की बुक से ही लिया है ये पिक्चर। तो जेनेवा कन्वेंशन क्या है, अनुच्छेद 53, जेनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 53, ये जो मतलब 14 मई 1954 को संपन्न हुआ था ये जेनेवा कन्वेंशन, इसमें यही कहा गया है कि संपन्न सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का संरक्षण होगा तथा हेग पता है ना आपको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वहां पर, नीदरलैंड की राजधानी है, तो हेग संधि भी हुई है। तो हेग संधि तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय साधनों के प्रावधानों से बिना पक्षपात किए निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी अगर युद्ध के दौरान सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का नुकसान किया गया है, तो ये कार्यवाही होगी। तो लोगों की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत माने जाने वाले ऐतिहासिक स्मारकों, कलाकृतियों, आराधना स्थलों के विरुद्ध किसी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं किया जाएगा। युद्ध की स्थिति में भी सैन्य प्रयासों के समर्थन में ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसी वस्तुओं को प्रतिशोध का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है जेनेवा कन्वेंशन। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये इजीली कहीं पे भी नेट पे भी डालते हो तो आ जाता है। इसके पहले जो हम लोगों ने बात की कि मानदंड क्या होता है, तो मानदंड आपको यही मिला पढ़ने को। दूसरा ये है कि विधिक स्थिति क्या हो जाती है। तीसरा आप अब ये जो पढ़ रहे हो कि भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की जो ये अब मैं सूची बताने जा रही हूं आपको, तो आपको बस ये है कि इस लेक्चर में ही एक ही जगह कंसोलिडेटेड मिल जाएगा सब कुछ, तो आपके लिए ये फायदा है। ये मैं जानती हूं कि आपके लिए नया नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप। फिर भी एक बार देखते हैं कि 1983 से इसकी शुरुआत होती है और इसमें अजंता की गुफाएं 1983 में लिया गया। आपको ये सब ईयर वाइज देखो, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन
3-4 लाइन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ताजमहल को किस साल विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, विश्व विरासत स्थल सूची में किस साल शामिल किया गया? तो ये 1983 हो जाएगा कि 1983 में शामिल किया गया। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस तरह के जो आप लोग जो स्टेट पीसेस देते हो वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि 1983 में ये 4 स्थल शामिल हुए थे। तो इसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, आगरा का किला। 1984 सूर्य मंदिर, कोणार्क, ब्लैक पैगोडा जिसे कहते हैं, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह पूरा, जो अर्जुन का तपस्या मैंने आप लोगों को बताया था, गंगा अवतरण वाला, वो सब कुछ, मतलब महाबलीपुरम के सारे स्मारकों के समूह को लिया जा चुका है जो तमिलनाडु में है। फिर 1986 में गोवा के गिरजाघर, खजुराहो के सारे स्मारक समूह को ले लिया गया, फतेहपुर सिकरी को ले लिया गया जो अकबर ने जिसको अपनी राजधानी बनाई थी, स्मारकों का जो हम्पी का जो समूह है, हम्पी जो विजयनगर की राजधानी हम्पी, जहां पर विजयनगर के शासकों द्वारा बहुत सुंदर सुंदर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। तो विठल मंदिर, कृष्णा मंदिर, सारे मंदिर आदि, मतलब सब मंदिर, ये सब शामिल कर लिया गया है। फिर 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, तो महाराष्ट्र में ये तीनों गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। तो 87 में एलिफेंटा की गुफाएं। पट्टदकल, यहां पर 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर को लिया गया है, कर्नाटक में है ये। और पट्टदकल के ये सारे मंदिर बेसर शैली में बने हैं। आपसे मैं जब टेम्पल आर्किटेक्चर पे मैंने बात किया था तो इस पे मैं बातचीत कर चुकी हूं। बृहद चोल मंदिरों का समूह, बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, एरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम, इन सब को जो तमिलनाडु में है इनको ले लिया गया है, चोल मंदिरों को। तो 1987 में इसको शामिल किया गया। 1989 में सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर 1993 में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के परिसर के जितने स्मारक हैं सबको ही शामिल कर लिया गया, जहां पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार है सॉरी, मेहरौली स्तंभ भी है। यानी परिसर में जितने भी स्मारक हैं सबको ही शामिल कर लिया गया है। और 1999 में दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग, अभी भी कोयले से वो चलता है, माउंटेन रेलवेज, उसको शामिल कर लिया गया। बर्फी फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, बर्फी फिल्म में उस रेल को दिखाया गया है जिसमें मानसिक रूप से वैसे बने हैं रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा। ये फिल्म सारे अवार्ड्स लेके गई थी। तो ऐसे बच्चे जो थोड़े मतलब मानसिक रूप से थोड़े मध्यम होते हैं, मेंटली जो थोड़े से स्लो होते हैं, रिटार्डेड नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये मानसिक रूप से थोड़े, इनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, मानसिक रूप से थोड़े से मध्यम होते हैं। उन बच्चों पे ये फिल्म बनाई गई है कि वो बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं। तो उस फिल्म में बार बार उस ट्रेन को दिखाया गया है, उसी ट्रेन को। ठीक है, यही वो ट्रेन है। महाबोधि मंदिर, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर भीमबेटका का शैलाश्रय, रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में बता चुकी हूं आपको। 2004 में विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नया नाम शिवाजी टर्मिनस है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, जहां पर कसाब ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, उसको ले लिया गया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, ये गुजरात में चंपानेर का उद्यान है और ये काफी खूबसूरत है ये चंपानेर का उद्यान। और ये गुजरात के शासकों द्वारा बनवाया गया और जो इसमें महत्वपूर्ण नाम जो है महमूद बेगड़ा का है, तो उस टाइम पे ये सारे बने थे। फिर 2005 में नीलगिरी माउंटेन को लिया गया, जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, वहां पर। फिर 2007 में लाल किला को ले लिया गया। 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग। फिर 2010 में जंतर मंतर। 2013 में राजस्थान के 6 किले लिए गए,
6 किले लिए गए, जिसमें चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अंबर, गागरोन है। फिर 2014 में रानी की बावड़ी गुजरात। 2016 में चंडीगढ़, ली कार्बूजियर। मैं बता चुकी हूं आपको वास्तुकला जब हम लोग पढ़ रहे थे कि चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया है, ली कॉर्बूजियर ने किया है। तो उनके वास्तु मतलब पूरे चंडीगढ़ शहर को ही ले लिया गया 2016 में। और नालंदा महाविहार, नालंदा विश्व, जो अब नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसको ले लिया गया। और 2017 में अहमदाबाद को ले लिया गया है। जब अहमदाबाद को लिया गया था तब वहां पर बीजिंग को लिया गया था चीन में। और 2018 में जितना विक्टोरियन गोथिक शैली में जो इमारतें बनी हैं उनको लिया गया मुंबई में। और हम लोग गोथिक शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं वास्तुकला में अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। गुलाबी शहर जयपुर 2019 में इसको लिया गया। इसमें कई सारे किले, महल, मंदिर, संग्रहालय सबको शामिल किया गया है। तो ये थे सांस्कृतिक स्थल जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है अब तक के सारे। और ये है कुछ प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल। प्राकृतिक आपने 2 पढ़े ना, दोनों के कंडीशन पढ़े आपने अलग अलग, कि कब किसी प्राकृतिक स्थल को लिया जाता है, कब किसी सांस्कृतिक स्थल को लिया जाता है। तो ये प्राकृतिक स्थल है। प्राकृतिक स्थल में देखिए काजीरंगा असम जो कि अपने गैंडों के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राजस्थान जो अपने पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल जो टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य जिसे फूलों की घाटी उत्तराखंड। पश्चिमी घाट जो कि इन सारे राज्यों में फैला हुआ है, तो ये उसको शामिल कर लिया गया 2012 में। फिर जो 7वां इसका है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। तो अब तक ये प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं ये प्राकृतिक स्थल। ठीक है, तो इसके पहले आपने पढ़ा कि क्या मानदंड है, मानदंड क्या है शामिल करने का। फिर आपने देखा कि शामिल हो जाने से इनका विधिक स्थिति इनकी क्या हो जाती है, लीगल पोजीशन क्या हो जाता है। अब आप ये जो देख रहे हैं ये है कि क्या लाभ होता है, विश्व विरासत स्थल दर्जे का लाभ क्या होता है। तो इसके संरक्षण तथा बचाव की जो आवश्यकता होती है, इसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चला जाता है इन स्थलों के संरक्षण और बचाव के प्रति। दूसरा, पर्यटन को आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग, हम तो जीने खाने से ही हमको फुर्सत नहीं मिलती है। भारत की 90% आबादी रोटी कपड़ा मकान के इंतजाम में व्यस्त रहती है, पर जो पश्चिम के लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, मैंने देखा है कि उनके पास जीने खाने की उतनी समस्या नहीं है और वो लोग ज़्यादा, मैं देखती हूँ कि ट्रैवलिंग करते हैं, भारत में भी बहुत आते हैं। तो वो जब भी मूड बनाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है घूमने का, तो वो एक बार शायद हेरिटेज लिस्ट जरूर देख लेते होंगे कि कहाँ पर क्या है, क्या देखने लायक है। तो फिर इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आवश्यकता होने पर यूनेस्को पुनः स्थापन, संरक्षण और प्रशिक्षण के लिए निधि प्रदान करता है। पुनः स्थापन, जैसे देखो हुमायूं टॉम जाके देखो कितना सुंदर हो गया है, उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया गया, सेम रखा गया है, लेकिन उसका पूरा मतलब रेनोवेशन करके उसे चमका दिया गया है। इसी तरह ताजमहल के साथ हुआ। तो ये सब खर्च कौन देता है, तो यूनेस्को देता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली तथा उसके द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और सहायता के साथ निकट संबंध को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फिर वैश्विक परियोजना प्रबंधन संसाधनों तक अभिगम का सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी वैश्विक परियोजना प्रबंधन, जो इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के लिए संसाधन मिलता है, संसाधन का सामर्थ्य मिलता है।
सामर्थ्य यानी आपको इनेबल किया जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट को आप करें, ठीक है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, किन लक्ष्यों को, संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी के निर्माण को सुगम बनाता है। मतलब निजी क्षेत्र और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं और सरकार, ये लोग तीनों आपस में मिलकर कोई ना कोई साझेदारी करके उन स्थलों का रेनोवेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं। जेनेवा संधि पत्र के अंतर्गत युद्ध के समय या विनाश या दुष्प्रयोग से वो स्थल क्या हो जाता है, बच जाता है। कभी पाकिस्तान नहीं गिराएगा, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उसको पता है फिर उसका मामला चला जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। तो अभी तक हमने जिन स्थलों की बात की वो सारे मूर्त स्थल थे, मूर्त, ठीक है। मूर्त यानी उनको, जैसे इंग्लिश में मूर्त का होता है कॉन्क्रीट, टैंजिबल, तो वो सारे टैंजिबल स्थल थे, यानी जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो टैंजिबल चीजें वो थे, तो यानी मूर्त स्थल। अब बात करेंगे अमूर्त स्थल की, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है पूर्वजों से विरासत में मिले, पूर्वजों से जो विरासत में हमें मिलता है, मतलब हस्तांतरित, जो ऐसी परंपराएं जो हमें हस्तांतरित होकर के मिलती हैं, तो वो उन परंपराओं को अमूर्त कहा जाता है। उन परंपराओं को शामिल किया गया है जो हमें अपने पूर्वजों से, जो एक दिन में नहीं बनता, जिसके बनने में हजारों साल लग गए हैं, हजारों साल मतलब कई पीढ़ियों से, हजार नहीं भी तो कम हो सकता है, मेरा ये कहना है कि कई पीढ़ियों से वो परंपरा चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से। तो इसमें कई तो ऐसी भी परंपराएं जो हजारों साल से चल रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो अभी 100-200 साल पुरानी है, कुछ ऐसी भी हैं जो अभी कुछ ही साल पुरानी है, लेकिन वो हमें हस्तांतरित होकर मिला है, अपने पूर्वजों से मिला है। तो उसमें कौन कौन से वाचिक परंपराएं, बहुत सारी कथा कहानियां, जैसे आल्हा उदल की कहानियां कितने दिनों से आपने भी सुनी है, मैं भी सुन रही हूं, है ना। तो वाचिक परंपराएं, रामायण बेस्ट एग्जाम्पल है। कितने दिनों से आप राम और सीता की कहानी सुन रहे हो, कितने दिनों से, आगे भी हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, रीतियां, उत्सव, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान, प्रथाएं या मतलब प्रकृति या ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं, पारंपरिक शिल्प कलाओं, जो भी शिल्प कलाएं हैं उनको हम सृजित कर रहे हैं, उसको आगे भी करते रहें, उनके लिए वो सब शामिल किए जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों की स्थापना विश्व भर की महत्वपूर्ण अमूर्त इसी तरह के रीति रिवाजों को बेहतर संरक्षण देने के लिए, इनके प्रति जागरूकता लाने के लिए उसने इनको शामिल करने का फैसला किया है। 2010 तक यूनेस्को ने इस कार्यक्रम में दो सूची निकाला है। अमूर्त विरासत के तहत यूनेस्को ने 2 सूची निकाली है। तो पहली तो ये है कि जो वो रीति रिवाज, वो सारी प्रथाएं, वो त्योहार जो मतलब रखती है क्षमता सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए, तो वो प्रतिनिधि सूची। और दूसरा है जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। एक तो वो है जिनके उस तत्काल संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, पर जो इतनी वैल्यूएबल अद्भुत प्रथाएं हैं जिनको शामिल करना चाहिए, और दूसरे में उन अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची जिन्हें तत्काल संरक्षण की जरूरत है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 2 सूची इसने निकाला है, 2 सूची, और इन्हीं दोनों सूचियों के तहत उन सारी अमूर्त विरासतों को शामिल किया जा रहा है। अब आप देखिए कि भारत
भाई जितनी भी आपने कैटेगरी देखी, ये सारी कैटेगरी भारत में मौजूद हो जरूरी नहीं है, सारी कैटेगरी भारत में मौजूद हो जरूरी नहीं है, लेकिन भारत में देखते हैं कि भारत में वो कौन कौन से अमूर्त विरासत हैं जिनको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में। तो ये कुल 10 है भारत में जो ये विरासत सूची जो शामिल हुए हैं, अभी तक कुल 10 हैं संख्या में, 10। ठीक है, तो ये पहला है, ये पहला जो ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं, ये आपका मतलब पहला है कोडियट्टम। कोडियट्टम इसे 2008 में सम्मिलित किया गया। तो कोडियट्टम क्या है? ये संस्कृत में नाट्य कला है, ये नाट्य कला है जिसमें डायलॉग्स वगैरह सब संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में सारे डायलॉग्स बोले जाते हैं। तो इसमें नृत्य और नाटक, नृत्य नाटिका होती है बेसिकली। एक तो नाटक वो होता है जिसमें सिर्फ डायलॉग्स बोले जाते हैं, और ये नृत्य नाटिका है जिसमें नृत्य भी शामिल होता है और नृत्य के द्वारा नाटक कर करके बताया जाता है, एक्टिंग कर करके, पर डायलॉग सारे संस्कृत में होते हैं। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और इसमें नाम्बियार जाति की महिलाएं नारी का भूमिका निभाती हैं। केरल का है ये, याद रखिएगा। और इसका प्रदर्शन 6 से 20 दिन तक चलता है, 6 से 20 दिन तक। और जो विषय वस्तु होती है वो हिंदू पौराणिक विषय होते हैं इसमें। और इसमें मिझाऊ नामक संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको इस पे, सिर्फ इस पे भी लिखने को आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसके प्रति अवेयर नहीं हैं, इनके प्रति अवेयर नहीं है। तो इसलिए यहां इनके ऊपर आपसे प्रश्न किया जा सकता है। रामलीला है दूसरा, 2008 में ही रामलीला को शामिल किया गया। तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल नहीं दिया है। रामलीला तो आपको पता है, राम के जन्म से लेकर और उनके वनवास जाने तक, वनवास से वापस आने तक, लौ कुश तक, जब तक सीता पृथ्वी में नहीं चली जाती हैं तब तक ये पूरा कहानी चलता है। और रामलीला हमने कहां तक, रामलीला कुल 10 दिन चलता है। 10वें के दिन रावण वध होता है। तो भारत में कुल 10 दिन रामलीला चलता है। रावण वध, 3 पुतले आप सब ने अपने अपने शहर में देखे होंगे, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, ये 3 पुतले बनते हैं। हम बचपन से रामलीला मैदान में जाते रहे इन पुतलों का दहन देखने के लिए। तो यही वो रामलीला है। और उसके बाद वेद पाठ की परंपरा, जो वेदों का पाठ होता है और कई ब्राह्मण मिलके, ऋषि मिलके जब करते हैं तो एक अद्भुत माहौल बन जाता है। आपको पता है कि वेदों जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, उनको उनकी उच्चारण का, उनके गाने का एक तरीका है जो सामवेद में दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सामवेद हमारा प्राचीन हम लोगों का एक गान विद्या पे, मतलब सबसे, अगर भारत में हम लोग म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो उसका प्राचीनतम उदाहरण है सामवेद। और सामवेद इसीलिए बनाया गया, लिखा गया कि किस तरह से ऋग्वेद की ऋचाओं को गाया जाएगा। तो वो वेद पाठ उसी तरह से होते हैं और बहुत, मैंने खुद देखा है, बहुत अद्भुत एक माहौल बनता है इससे। रमन, ये 2009 में शामिल किया गया है। तो रमन आपने नहीं सुना होगा, तो रमन के बारे में इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर डिटेल दे दिया है। ये एक धार्मिक उत्सव है और गढ़वाल क्षेत्र में इसको किया जाता है। और ये भी एक नाट्य कला है, और इसे उत्तराखंड के चमोली जिला में पैनखंडा घाटी के सुलूर डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सोचो, और वहां पे इसकी निगाह कैसे गई यूनेस्को की, क्योंकि ये कई सालों से उसी गांव में होता रहा है। और ये ग्रामीण गांव के मंदिर के बरामदे में ग्राम देवता भूमियाल को ग्रामीणों द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और ये उस गांव का अद्वितीय उत्सव है। इसे हिमालय क्षेत्र में और कहीं संपन्न नहीं किया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ डुंगरा गांव में ही होता है ये। और उसको देखने के लिए आसपास के सारे लोग उस गांव में तब जाते हैं।
और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष जागर का गान करना है। जागर का मतलब पौराणिक कथाओं का, पौराणिक कथाओं का जो संगीत में प्रस्तुति होता है उसे जागर कहते हैं। तो इसमें जागर का गान होता है। तो ये रमन है, रमन, जो कि डुंगरा गांव में, चमोली जिले के डुंगरा गांव में ये एक नाट्य कला का आयोजन होता है। मुडियकेटु, मुडियेट्टू 2010 में शामिल किया गया। और ये जो मुडियेट्टू है ये भी एक नाटक कला है और ये केरल राज्य में। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि केरल से दो हो गए, केरल से दो हो गए। एक नाम्बियार हो गया, ये देख, नाम्बियार नहीं, इसका क्या नाम था, कोडियट्टम। नाम्बियार जाति के लोग तो करते हैं, मतलब महिलाएं शामिल होती हैं, कोडियट्टम। और कोडियट्टम के बाद एक हो गया आपका मुडियेट्टू। तो ये भी एक नृत्य नाटक का है और ये देवी काली और दारिका राक्षस के बीच युद्ध पर है। और इस नृत्य में भगवती जो हैं काउस नामक मंदिरों में फरवरी और मई में फसल कटाई के मौसम के बाद किया जाता है। तो ये भगवती मतलब काली का एक रूप है, भगवती काउस, उन मंदिरों में फरवरी और मई में फसल कटाई के मौसम के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि सामूहिक भागीदारी होती है, बिना किसी मतलब जाति भेद के, बिना धर्म के सामूहिक भागीदारी होती है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य, तो नृत्य जब लोक नृत्य में पढ़ाऊंगी तो कालबेलिया नृत्य के बारे में मैं आप लोगों को सारा डिटेल, एक एक डिटेल बताऊंगी कालबेलिया नृत्य के बारे में। तो ये कालबेलिया नृत्य, राजस्थान में कालबेलिया जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं और जिसमें वो लोग जो वाद्य यंत्र बनाते हैं वो भी नेचुरल, जैसे लौकी को सुखा के और उसके भीतर का सारा बीज निकाल के और उसे तुम्बा बनाते हैं। तो इस तरह से बीन बनाते हैं वो। तो ये सब क्योंकि ये एक ऐसी जनजाति थी जो सांपों को नचाती थी, सर्पनाश दिखाती थी और बहुत सारे ये जड़ी बूटियां ये सब ये लोग बनाने में माहिर थे और विषैले से विषैले सांप का जहर निकालने में ये लोग सक्षम है। तो उनके डांस भी थोड़ा अद्भुत होता है। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। छऊ नृत्य को भी 2010 में, ये एक युद्ध कला नृत्य है। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कहाँ पर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। तो ये कहाँ से शामिल, कहाँ पे ये छऊ नृत्य किया जाता है, तो ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और ये 3 उपशैलियां हैं इसकी उत्पत्ति, मतलब जैसे उत्पत्ति और विकास के आधार पर 3, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। और ये बसंत उत्सव के दौरान ये होता है, 13 दिनों तक चलता है, 13 दिनों तक। लद्दाख का बौद्ध पाठ 2012 में शामिल किया गया। तो ये जो लद्दाख क्षेत्र है जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से, वहां पर पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ किया जाता है। संकीर्तन शामिल किया गया मणिपुर का 2013 में। और ये ढोल के साथ, ढोल और झाल इन सब को बजाकर संकीर्तन किया जाता है। वही कीर्तन को संकीर्तन, जब जो कृष्ण पे आधारित होता है, हरे रामा हरे कृष्णा, उसी तरह से। तो इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्य उनका नृत्य के द्वारा प्रदर्शन होता है, उसी को संकीर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मणिपुर में वैष्णव धर्म के लोग इसको करते हैं। पंजाब में जंडियाला गुरु वहां के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प को 2014 में शामिल किया गया। तो जंडियाला गुरु स्थान, ठीक है, वहां के ठठेरे जो बर्तन बनाने का काम करते हैं पीतल और तांबे के। और ये एक मौखिक परंपरा है, ठठेरा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे बढ़ाता है, ठठेरा समुदाय के लोग। और धातुओं को कैसे ये बनाते हैं, पीतल और तांबे के ये धातुओं को पहले गर्म किया जाता है और फिर उन्हें घुमावदार आकार में पतली परतों में ढाला जाता है। इन बर्तनों का धार्मिक प्रयोजन ही होता है। ज्यादातर हम लोग भगवान जी को भोग लगाने में, जल चढ़ाने में, दिया जलाने में ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बनाते चले आए हैं,
तो ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा शिल्प है जो अगर इसका संरक्षण न किया गया तो ये गायब हो सकता है। अब तो पूजा पाठ भी बहुत कम लोग करने लग गए हैं, तो कौन इनके बर्तनों को खरीदेगा? तो ज्यादातर धार्मिक प्रयोजन से ही होता है, तो इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है। नवरोज, तो आपको पता है नवरोज उत्सव पारसियों का न्यू ईयर होता है। ये पारसियों का न्यू ईयर होता है, और इसको भारत में आपको पता है कि सबसे पहले बलबन ने मनाना शुरू किया था इस त्योहार को। और ये क्योंकि सिर्फ उत्सव ही नहीं है, सिर्फ उत्सव नहीं है, ये एक तरह से मतलब पर्यावरण के प्रति पारसी मत के सम्मान को प्रदर्शित करता है। क्योंकि इस उत्सव में वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मतलब इस तरह उत्तर भारत में आप लोगों ने देखा ये छठ का जो त्योहार है, तो छठ के त्योहार पे इसका पर्यावरणीय महत्व बहुत माना जाता है, क्योंकि सारे जो मौसमी फल साग सब्जियों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उसी तरह से इसमें गेहूं या सेम छोटी कटोरी में चांदी का सिक्का, फूल, रंगे हुए अंडे, मिष्ठान और एक कटोरे में पानी रखकर उसमें गोल्ड फिश रखा जाता है। और ये सभी मतलब समृद्धि और संपन्नता को दर्शाते हैं, संपन्नता का प्रतीक होते हैं। तो ये सारी चीजें रखी जाती है जब त्योहार इसको मनाया जाता है। योग को 2016 में शामिल कर लिया गया है, और इसमें मैं एक को शामिल करना भूल गई हूं, कुंभ मेले को भी ले लिया है। मैं वही देख रही थी कि वो छूट गया है। कुंभ मेले को भी, योग को 2016 में शामिल किया गया, उसके बाद कुंभ मेले को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये शायद 2018 में शामिल किया गया है कुंभ मेले को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको भी शामिल कर लिया गया है अमूर्त विरासत सूची में। तो ये कुछ अमूर्त विरासत सूची हैं। योग भारत का एक ऐसा हो चुका है जो व्यक्ति को ना सिर्फ स्वस्थ बनाता है, बल्कि उसके कुंडलिनी पावर को भी जगाने में मदद करता है। सांसारिक जो मोह है उसको भी कम करने में मदद करता है, और आपको स्वस्थ तो बनाता ही है। और कुंभ मेला जो कि सदियों से मतलब लगता आया है भारत में, और इसमें हर जगह के लोग जाते हैं। लोगों का मान्यता है कि जिसने कुंभ के दौरान स्नान कर लिया उसको सीधा मोक्ष मिलता है, और बहुत वहां पर विविधता देखने को मिलता है। जगह जगह पूरे भारत से साधु सन्यासी वहां पर पहुंचते हैं। तो कुंभ मेले को भी शामिल कर लिया गया। तो ये सब अमूर्त। तो आज की क्लास में आपने देखा कि भारत में विश्व विरासत सूची में 3 कैटेगरी। तो सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर और अमूर्त धरोहर। तो सारा अपडेटेड है, सिर्फ इसमें कुंभ मेला छूटा हुआ था। कुंभ मेला भी मैंने आपको बता दिया, और यहां पर आपके जो अमूर्त वाले हैं अभी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करूं तो। और बाकी वहां से जैसा कि मैंने बताया, तो वैसे ही क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं आपके कि ये कब मतलब इस समय इसको शामिल किया गया था। ठीक है, बाकी मेंस में आपको अगर पूछता है कि क्या फायदे हैं, क्या मानदंड है, तो वो आप यहां से इस तरह से याद कर सकते हैं इस लेक्चर से। और एक बार और इस लेक्चर को देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।